नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट एवं चीफ सेक्रेटरी। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट इसीलिए लूंगा क्योंकि अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इन टॉपिक को टैकल कैसे करें। सीधे सीधे पढ़ने चले जाओगे तो बहुत कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक वैसे नहीं है जैसे अपन बाकी पढ़ते हुए आए हैं। तो कृपया करके इसे जरूर देखना, स्किप मत करना, यही बेस है। क्लियर है बात। देखिए, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव दोनों अलग अलग एक टॉपिक है, लेकिन किसी राज्य के सचिवालय के अंतर्गत ही एक मुख्य सचिव होता है। ठीक है, मतलब राज्य सचिवालय का सब टॉपिक है मुख्य सचिव। अब पहले हम इस टॉपिक को समझ ले कि पढ़ना कैसे है इसमें, तभी आगे बढ़ेंगे अपन। देखो, राज्य सचिवालय ऐसा टॉपिक नहीं है जैसा हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। पूरी पृष्ठभूमि बांधी, उसका हिस्ट्री देखी, कॉन्सेप्ट समझे, थ्योरी समझी, ऐसा ये नहीं है। हम इसको जो शुरुआत के 5 मिनट में बेस तैयार करेंगे उसी के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ घूम रहा है, और जो हमने समझा है फिर उसी को हम पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते चलेंगे। मतलब समझे कि जो अपन शुरुआत में समझेंगे वो ही थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर हम सामने जो लिखी हुई चीजें उसको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिला के बहुत कुछ समझने जैसा यहां पर नहीं है, इसलिए हमको ये काम यहां पर करना है। मुख्य सचिव की बात करें तो एमपी पॉलिटी में या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे कठिन प्रश्न इसी टॉपिक में से आएगा। कोई अगर पूछ ले कि आर परशुराम मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य सचिव थे, याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे, आपसे नहीं बनेगा, है ना। चलो पहले वाले का तो टेनियर आ गया तो याद कर जाओगे, एक दो शुरुआत के आ गए तो याद कर जाओगे, लेकिन अगर बीच के, अंत के या शुरुआत के 4-5 में से कोई प्रश्न आ गया कि इनको क्रम में सजाओ जैसे इनका पद का टेन्योर था उस प्रकार से, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कितना भी इसको रटने की कोशिश कर लो, 35 है, नहीं याद रहेंगे, रटोगे 4-5 दिन में भूल जाओगे। तो इसको मैं एक अलग लेक्चर्स में कोरिलेशंस के माध्यम से पूरे के पूरे 35 के 35 याद करवा दूंगा। कोरिलेशंस को याद करने के अपने तरीके होते हैं, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि फिर आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। वो समय आपने दे दिया जो क्लास में मैं आपको याद करवाऊंगा, और उसको लिख लिया तो आप आसानी से कर लोगे, और फिर एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसको कैसे कोरिलेशंस के माध्यम से टैकल करना है वो सभी भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी ऐड हो जाइए। जब मैंने ज्ञानदूत एकेडमी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल शुरू किया था 1 से 1,500 बच्चे थे, आज 7,000 से भी ज्यादा बच्चे हो गए हैं। इतना उनको शानदार हमारे काम लगे हैं। तो हम नेशनल लेवल पर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, सबको इन्हीं तरीके से कॉन्सेप्ट, थ्योरी, बेस, तथ्यों को कोरिलेशन से याद करना, सब पर धीरे धीरे आ रहे हैं, और ज्यादातर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आप ज्ञानदूत एकेडमी के साथ मेरा अमित शुक्ला नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो जाइएगा। जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पर ऐड हो जाइए, बहुत फायदा आपको होने वाला है, हटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर ये आप यहाँ पर क्वेरी पूछी तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये टेक्निकल इश्यूज के कारण ये नंबर ही चालू नहीं हो पाया है, तो 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा, चिंता मत करिए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञानदूत एकेडमी को। याद रखिएगा पहले हम एमपीपीएससी ज्ञानदूत के नाम से जाने जाते थे, अब हम ज्ञानदूत एकेडमी के नाम से जाने जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इसकी देकर रखिए। तो इस लेक्चर में हम किस पर फोकस करने वाले हैं? राज्य सचिवालय पर। ठीक है, मुख्य सचिव अलग से करेंगे। देखो, राज्य सचिवालय की बात करें अगर हम, किसी भी राज्य में सचिवालय कार्य इसी प्रकार से करता है, ये समझ लेना आप। ठीक है, चीफ सेक्रेटरीट, सॉरी स्टेट सेक्रेटरीट। ठीक है, राज्य सचिवालय बेसिक्स समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, हर राज्य में अलग अलग मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, विभाग, मंत्रालय होते हैं।
ठीक। इन्हीं मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे विभाग भी होते हैं, डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। हमको इन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक, चलिए अब जैसे कोई भी मिनिस्ट्री आप मान लो जो आपके मन में आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी मिनिस्ट्री या किसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उस मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख, है ना, पॉलिटिकली हेड जो होता है, जो विधायक चुनकर आता है, जिसको मुख्यमंत्री उस मंत्रालय का मंत्री बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है प्रशासनिक मुखिया, जो एक क्या होता है, आईएएस अधिकारी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संबंधित राज्य का सचिव। याद रखिएगा ये मुख्य सचिव नहीं है, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, तो राजनीतिक प्रमुख भी होता है और सचिव भी होता है उस संबंधित मंत्रालय का, है ना। अब ये सभी चीजें तो क्लियर है। मान लीजिए उस मंत्रालय को संबंधित मंत्रालय से, उस मंत्री को संबंधित मंत्रालय से रिलेटेड कोई ऑर्डर, कोई अधिसूचना, कोई योजना, किसी भी चीज का क्रियान्वयन करना है, इंप्लीमेंट करवाना है, कोई पॉलिसी। बहुत सारे मंत्री जो रहते हैं नहीं पढ़े लिखे रहते, तो उनको इतना आइडिया तो नहीं रहता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन प्रशासनिक मुखिया अगर आपको बनना है तो उसके लिए तो एलिजिबिलिटी है। तो यहां पर भी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई पॉलिसी से रिलेटेड काम करना है तो वो राजनीतिक प्रमुख मतलब मंत्री बताएगा कि ये करना है। उस कार्य को करना किस प्रकार से है और क्या करना है वो बात करता है सचिव, और इनके अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट काम करने वाले जो ऑफिसर्स रहते हैं यही सब मिलकर काम करते हैं। फिर उस पर अंतिम मंजूरी देना, हर एक काम वो फिर मंत्री करता है। और कुल मिला के ये मंत्री रिपोर्ट किसको करता है, उत्तरदायी किसके लिए रहता है, तो वो रहता है सीएम के लिए। अगर संविधान के रूप में देखें तो विधानसभा के लिए रहता है। वो सभी चीजें पॉलिटी में देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तो सीएम के लिए, सीएम को रिपोर्ट करेगा वो, है ना। अब इसमें मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बहुत कुछ आता है, वो अपन जब मंत्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। कुल मिला के मोटी मोटी बात यही याद रखना है। और एक सचिव जो रहेगा संबंधित राज्य, संबंधित मंत्रालय का, उसको रिपोर्ट किसको करना है, उसको रिपोर्ट इस मंत्री को करना है। कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि संबंधित मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी क्रियान्वयन करना हो, ठीक है, या उसके रिलेटेड एक रो डेटा देना है कि ऐसा 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 होना चाहिए, वो मंत्री देगा। लेकिन उसका निर्माण, नीति निर्माण करने का काम, ठीक है, कौन करती है, प्रशासनिक इकाई करती है संबंधित मंत्रालय की, जिसके अंतर्गत सचिव और सचिव के अंतर्गत अन्य अधिकारी होते हैं। क्लियर है बात। हर मंत्रालय में ऐसे ही कार्य चलता है। चलिए भैया, अब जबकि आप समझ चुके हो कि ऐसा ही हर मंत्रालय में होता है, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि किसी राज्य में कई सारे मिनिस्ट्रीज होती है, अलग अलग मिनिस्ट्री। अब सब मिनिस्ट्री में काम तो यही होना है, इसी प्रकार से होना है। और संबंधित राज्य के संबंधित मिनिस्ट्री में एक मुखिया भी होता है, प्रशासनिक सचिव है वो, है ना। अब देखिए, सभी मिनिस्ट्री के लिए एक काम कर दिया गया है राज्य सचिवालय, जो क्या करेगी, सभी मंत्रालय के नीति निर्माण, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, क्रियान्वयन में, इंप्लीमेंटेशन में मदद करेगी। और इसका मुखिया होता है किसी राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो किसी राज्य का मुख्य सचिव बोल दो या किसी राज्य सचिवालय का मुख्य सचिव बोल दो, एक ही बात है। जैसे एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे सर्वोच्च पद क्या होगा कि वो भारत सरकार का मुख्य सचिव बन जाए, ऐसे तो हर मिनिस्ट्री के अपने अपने सचिव है, तो हर मिनिस्ट्री के सचिव का भी हेड ये हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब
हर मंत्रालय के लिए अपना अपना सचिव और सब चीजें हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं किसी राज्य सरकार की नीति निर्माण, अधिनियम, नियम, पॉलिसी, ऑर्डर, सूचना, नोटिफिकेशन, सभी के लिए अगर किसी मंत्री की बैठक हुई, किसी मंत्रालय की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई है, तो आपने देखा होगा उसमें मुख्य सचिव भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कैबिनेट में तो ये बात हो गई कि ऐसे ऐसे इस योजना का क्रियान्वयन करना है, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसका निर्माण, उसका क्रियान्वयन, उसे किस समय पर कैसे लागू करना चाहिए, ये सब कौन करता है? तो राज्य सचिवालय करता है। और राज्य सचिवालय के अंतर्गत मुख्य सचिव इसके लिए उत्तरदायी होता है। अब जैसे हर एक मंत्रालय का मुख्य जो सचिव रहता है वो उस मंत्री के लिए उत्तरदायी होता है, रिपोर्ट करता है। यहां का मुख्य सचिव क्योंकि राज्य सचिवालय का भी हेड है प्रशासनिक रूप से, तो ये सभी मंत्रालय के लिए भी मुखिया हो गया प्रशासनिक रूप से। ये रिपोर्ट किसको करेगा? तो ये सीएम को रिपोर्ट कर देगा। और इस प्रकार से किसी राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य चलते हैं। क्लियर है बात? अब मैं फिर से रिपीट करूं कि किसी राज्य में मान लो संबंधित टॉपिक से रिलेटेड कोई अधिनियम बनाना है, कैबिनेट की बैठक हुई, जैसे गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, सरकार ने बोला गोवंश से रिलेटेड कार्य करना है, रोकना है, सब चीजें करना है। सरकार तो करेगी नहीं, मंत्री तो बैठ के करेंगे नहीं। उस अधिनियम पर विचार विमर्श कौन करेगा? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय का मुख्य सचिव भी बैठेगा और इनसे नीचे के जो अधिकारी है वो बैठेंगे, उनसे नीचे के अधिकारी सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो भी है वो सब बैठेंगे। ये होता है भैया, है ना। और जो मुख्य सचिव होता है उस मुख्य सचिव के सबऑर्डिनेट भी कुछ सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे ठीक है अपर सचिव, ठीक है उप सचिव, अवर सचिव, मतलब कि एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सब ये क्या हो जाएंगे? ये चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सेक्रेटरी के अंडर सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये होता है भैया काम। अब एक बात और क्लियर रखना, हर एक राज्य की विधानसभा का भी अपना एक सचिवालय होता है और उसका भी एक मुख्य सचिव होता है, लेकिन वो मुख्य सचिव अलग है, ये मुख्य सचिव अलग है। कुल मिला के इसको अगर हम एकदम शॉर्ट में समझ ले तो किसी मंत्रालय के अंतर्गत सचिव वो उस मंत्रालय से संबंधित प्रशासनिक इकाई हो गई। हर मंत्रालय पूरे राज्य के लिए एक सचिवालय बन गया और उसका हेड जो होता है मुख्य सचिव वो पूरे राज्य का क्या हो जाता है? मुख्य सचिव हो जाता है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी किसी राज्य का। और आपने देखा होगा किसी का ट्रांसफर करना है, ठीक है, किसी को बर्खास्त करना है, सब काम, किसी छुट्टी देना है, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें, तो मुख्य सचिव नाम लिखा रहता है नीचे और साइन लिखी रहती है। ये होता है एक बहुत बड़ा पद। क्लियर है बात? इसी प्रकार से मुख्य, अब राज्य सचिवालय जब इसी प्रकार से काम करता है तो मुख्य सचिव भी तो वही काम करेगा जो राज्य सचिवालय को दिया है, वो अलग से तो नहीं करेगा। क्लियर बात? एक छोटी सी बात और समझ लो कि जो मंत्रालय होता है, कोई एक मंत्रालय, वो भी उसके लिए भी दो कार्यकारी इकाई होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव यूनिट्स होती है। एक होता है संचालनालय और एक होता है निदेशालय। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, मैं सरकारी वेबसाइट के अनुसार ही बात बता रहा हूं, पीडीएफ्स के ना, किताब विताब में से देखकर यहाँ पर मेरे से पूछना मत सर यहाँ पे तो ये लिखा है स्क्रीनशॉट भेज के, है ना, जो है वो पढ़ना, क्योंकि ये सरकार की तरफ से यही बोला गया है और वही मानना है, क्योंकि प्रश्न वहीं से आएंगे। एमपीपीएससी कोई किताब लेके बैठता नहीं है ना। और फिर आप बोलोगे सर फिर आपके नोट से क्यों आते हैं, तो मैं बनाता ही तो सरकारी किताबों, सरकारी वेबसाइट्स और जो पीडीएफ्स रहती है सरकार के, उन्हीं में से
इसलिए हमारी नोट्स की बात कर लो या सरकारी नोट्स की बात कर लो, एक ही बात हो जाती है ना। बस आपको यहाँ पर मेहनत ये नहीं करनी पड़ती है, ढूंढना क्या आना है क्या नहीं आना है, वो सभी चीज अपडेट करना, सब चीजें। देखो, संचालनालय और निदेशालय को लगभग डायरेक्टोरेट ही बोला जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। कहीं पर आपको डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी निदेशालय के लिए मिल जाएगा। एक ही है, समानार्थी ही बोला जाता है। कहीं संचालनालय निदेशालय अलग अलग स्थापित कर दिए जाते हैं, कहीं कोई संचालनालय ही रहता है, कहीं कोई निदेशालय भी रहता है। कुल मिला के किसी मंत्रालय या मंत्रालय को भी हम छोड़ दे, किसी राज्य सचिवालय के लिए, है ना, किसी राज्य सचिवालय या किसी मंत्रालय के लिए, मिनिस्ट्री के लिए नीति निर्माण का क्रियान्वयन में जो एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होती है, वो संचालनालय और निदेशालय रहती है। मतलब मैदानी स्तर पर पॉलिसी को लागू करने का काम कई मंत्रालय में या कई राज्य सचिवालय के अंतर्गत संचालनालय और निदेशालय करवाते हैं। अब हर एक मंत्रालय का संचालनालय हो, निदेशालय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो संचालनालय और निदेशालय जो है बस क्या कर रहे हैं, नीति निर्माण में सहायक काम कर रहे हैं। किसी विभाग की बात कर लो, किसी मंत्रालय की बात कर लो आप, ठीक है भाई। तो ये एक यूनिट है, एग्जीक्यूटिव यूनिट है, जो मैदानी स्तर पर या टेक्निकल रूप में, अगर एक छोटा सा शब्द और यूज करें हम, टेक्निकली, निदेशालय जो है टेक्निकली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम करता है और ये नीति निर्माण के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। तो टेक्निकल शब्द दोनों में थोड़ा सा डिफर हो जाता है, ये बात याद रखना है। इस प्रकार से किसी हाँ, जैसे आपने नाम सुना होगा अनुसूचित जाति संचालनालय, अनुसूचित जनजाति निदेशालय, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि मंत्रालय हो गया, मंत्रालय अपना काम कर रहा है, ठीक है, मंत्रालय ने मंत्री ने बोल दिया कि ये पॉलिसी बनना चाहिए, प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत सचिव ने वो पॉलिसी का निर्माण करके सब चीजें कर दी है। अब उसका इम्प्लीमेंट सही हो रहा है या नहीं, उसको मैदानी स्तर पर लागू करना, उसका इवेल्युएशन करना, फील्ड स्तर पर जाना, सभी चीजें जो है मतलब वॉचाई करने का काम कौन कर रहा है? अगर उस विभाग में संचालनालय बना है तो वो, या निदेशालय बना है तो वो। बस इतनी बात है। और हर विभाग में ऐसे ही, हर राज्य में इसी प्रकार के काम होते हैं। ठीक है भैया, बस जितना समझा है अब उसी को अपन को देखते हुए चलना है। बस थोड़ी सी बात ऐतिहासिक रूप से और समझ लो कि 1935 का अधिनियम जो था, 1935 का अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार प्रांतीय सचिवालय का गठन किया गया था, है ना। प्रोविंस सेक्रेटरिएट के गठन किया गया था ताकि मंत्रालय और विभाग में क्या हो, समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। बस इसमें प्रांतीय सचिवालय में तो लगभग इतना ही इतिहास है। बाकी मुख्य सचिव के इतिहास अपन देखेंगे, जैसे JS बार्लो पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था भारत में, बंगाल राज्य के अंतर्गत, सभी चीजें देखेंगे। मध्य प्रदेश में HS कामत सबसे पहले मुख्य सचिव देखें, वो सभी अब आएगा। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं जो कि हमने अभी तक समझ लिया, और ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन कैसे चलता है, सचिवालय, सचिवालय में फिर निदेशालय और संचालनालय हो जाते हैं, सब समझ में आ गया आपको। विभागीय पदानुक्रम या डिपार्टमेंटल हायरार्की कैसी रहती है, तो भैया एक मंत्री होता है जो राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, प्रमुख सचिव होता है। फिर इसके अंतर्गत अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव कार्य करते हैं। इन सभी चीजों को मैंने समझा दिया। और किसी राज्य की प्रशासनिक संरचना भी किस प्रकार से रहेगी, तो 3 स्तर रहेंगे। सबसे ऊपर मंत्री हो जाता है, फिर उसके नीचे सचिव या प्रशासनिक प्रमुख हो जाता है संबंधित मंत्रालय का, और अगर पूरे की बात करें तो राज्य सचिव और मुख्य सचिव हो जाएगा। फिर निदेशालय और संचालक, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड या एग्जीक्यूटिव यूनिट्स होती है, ठीक है। और नीचे फिर मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि कोई सचिवालय जो होगा या एक सचिवालय, ये नीति निर्माण और परामर्श का काम कर रही है, जो कि अपन ने देखा, है ना। और संचालनालय, निदेशालय क्या कर रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव यूनिट है जो पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है। यहां तक अपन सब कुछ समझ लिए हैं।
अब जो आएगा ना, जो हमने समझा है सब वही है, थोड़ा सा लेवल क्या है, ब्रॉड है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया गया, सब कुछ रहेगा वही। अभी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, ब्रिटिश शासन काल में सचिवालय प्रणाली जो है शुरू हुई थी। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय सचिवालय का विस्तार किया गया। और सचिवालय, अब आपको पता ही है कि काम क्या है, तो सचिवालय और विभाग के बीच कार्य के विभाजन के लिए जो है सचिवालय बना दिया गया है ना। इससे हुआ क्या, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित होने लगा। कि भैया सचिवालय बना दिया है, तो अब नीति निर्माण बोलने वाला कोई, करने वाला कोई, तो कोऑर्डिनेशन जो है ठीक प्रकार से हो गया, है ना। बात करते हैं स्थापना का इतिहास। अगर मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो ये तो हो गया भारत के स्तर पर। मध्य प्रदेश के स्तर में क्या है, दो बात यहां पर आपको क्लियर रखना है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का गठन कब हुआ था, 1956 नवंबर में, मतलब वही जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था नए स्वरूप में 1 नवंबर 1956। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन मत रखना। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम है वल्लभ भवन, ठीक है, क्या, वल्लभ भवन। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि वल्लभ भवन की स्थापना कब की गई थी, तो फिर उत्तर आ जाएगा 1962, है ना। सीपी कुकरेजा नामक व्यक्ति जो है इसके डिजाइनर थे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना, अभी आगे आएगा। तो मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का संगठन जो है नवंबर 1956 में बना। और राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था उससे पहले आपको पता है कि सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत, बरार, इन सबके अपने अपने विधानसभा थी, तो विधानसभा अपनी अपनी थी, तो सचिवालय भी इनके अलग अलग थे। बाद में एक ही आधुनिक रूप से सभी को क्या कर दिया, यूनिफाइड करके एक बना दिया गया। ये सब अपन बाद में जब मध्य प्रदेश का निर्माण पढ़ेंगे उस टॉपिक में, सब सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य प्रदेश, बरारी, सब देखना है अपने को, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में क्या कर रहा है ये, तो मंत्रिमंडलीय परामर्शदाता कार्यालय तथा सचिव प्रशासन कार्यालय दोनों के संयुक्त रूप से काम करता है। मतलब सेक्रेटरिएट के रूप में भी काम कर रहा है राज्य सचिवालय, और राज्य सरकार को नीति निर्माण के सहायक के रूप में भी काम कर रहा है, जो कि अपन देखकर आ ही चुके हैं, ठीक है। परिचय की बात करें तो परिचय क्या है, राज्य सचिवालय किसी भी राज्य की शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है, क्योंकि पॉलिसी जो है उसका क्रियान्वयन, उसको बनना कैसे है, शुरुआत तो यही से हो रही है, तो केंद्र बिंदु है ना। सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है राज्य सचिवालय, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, जहां से शासन की नीति कार्यक्रम का निर्धारण भी होता है और क्रियान्वयन भी होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, शुरुआत में अगर 5-10 मिनट जो मैंने समझाया है ना, वो समझ लिया तो सब उसके आसपास ही चलता आ रहा है। आप समझ सकते हो, ये लाइन मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुरुआत में बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, है ना। उत्तरदायित्व की बात करें तो राज्य सचिवालय अपने कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के लिए उत्तरदायी होगा। मैंने आपको यह भी बताया कि एक मंत्रालय के अंतर्गत अगर सचिव है तो वो उस मंत्री के लिए उत्तरदायी होगा, उस मंत्रालय के। लेकिन राज्य सचिवालय तो संबंधित राज्य सरकार के लिए बनी है, जिसके अंतर्गत सभी मंत्रालय आ रहे हैं। तो राज्य सचिवालय भी मुख्यमंत्री के लिए उत्तरदायी है, और उसका मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री के लिए उत्तरदायी है। सब समझ में आ गया आपको। यह राज्य मंत्री परिषद के प्रशासन के संचालन और नीति निर्माण में सहायता और परामर्श करती है। काम तो इनका यही है, ठीक है। बात करते हैं स्थान। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भोपाल में स्थित है, अरेरा हिल्स में स्थित है। नाम क्या है इसका, वल्लभ भवन है। पहली चीज तो ये 1962 में इस वल्लभ भवन का निर्माण हुआ था। सीपी कुकरेजा क्या थे, इसके आर्किटेक्ट थे या फिर डिजाइनर थे, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कहां पर स्थित है, अरेरा हिल्स में स्थित है। और राज्य सरकार के लिए क्या है, सबसे प्रमुख भवन है वल्लभ भवन, क्योंकि ये राज्य सचिवालय है ना। संरचना एवं संगठन किस प्रकार से है, तो राज्य सचिवालय मंत्रियों को, सचिवों का संयुक्त कार्यालय है। जितने भी है सब ये आप समझ ही चुके हो, हर मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग सचिव मंत्री सब इनके अंडर में ही काम कर रहे हैं, है ना। मंत्रीगण राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करेंगे,
सचिव क्या करेंगे और उनके सबऑर्डिनेट अधिकारी क्या करेंगे, प्रशासनिक सलाह देंगे, नीति निर्माण की बात करेंगे। वही मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, मीटिंग में बहुत सारी बात हुई कि ये पॉलिसी बनना चाहिए, ऐसी बनना चाहिए, तो सबऑर्डिनेट और प्रशासनिक सलाह के बाद निर्माण कौन करेगा, तो प्रशासनिक इकाई करेंगे। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो मुख्य सचिव हो जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, जो प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ या वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट एक अधिकारी हो जाता है, ठीक है, तथा सभी विभागों का समन्वय नियंत्रण रखता है, क्योंकि यही मुख्य है। सब समझ के आए हैं। पर प्रत्येक विभाग में राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, सचिव होता है। यह अंतर आपको क्लियर रखना है। शुरुआत में बता चुका हूं सचिव मुख्य सचिव में अंतर क्या है। विभागों की संख्या तो देखो ऐसा कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है, ये चलता रहता है ना। हर एक मंत्रालय का अपना एक मंत्री होता है, तो ऐसा मैंने आपको बताया ना कि हर एक मंत्रालय लगभग सभी राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही आ रहा है। तो लगभग ऐसा सरकार की वेबसाइट पर लिखा है कि लगभग 52 विभाग या 52 डिपार्टमेंट्स इस सचिवालय के अंतर्गत वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, जिसकी जानकारी अपने को कभी मिलेगी भी नहीं, है ना, क्योंकि फिर कौन ढूंढेगा। तो ये प्रश्न लगभग नहीं ही आना है। महत्व, तो महत्व आप मन से ही कर सकते हो। राज्य सचिवालय को राज्य प्रशासन का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो सब कुछ काम कर रहा है। और क्या बोल रहा है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका मुखिया होता है, प्रतीक होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना। नीति निर्माण और शासन प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, सब कुछ वही है जो शुरुआत में हम समझे हैं, A to Z, है ना। आगे बात करते हैं कार्य एवं भूमिका। अब थोड़ा सा और ब्रॉड देख लो। नीति निर्माण में सहायक, है ना, प्रशासनिक समन्वय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन करना। एक एक लाइन आप पढ़ते चलो। नीतियों का निर्माण में विभिन्न आयोगों से विचार विमर्श करना, मंत्रियों का परामर्श देना, है ना, नीतियों में आवश्यक परिवर्तन में सहयोग करना, यही करवाएंगे। नीतिगत मामलों में मंत्रियों को सूचना एवं तथ्य उपलब्ध करवाना, कि कोई अगर पूछ ले कि भैया यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, अगर मुझे कोई पॉलिसी बनाना है जनजातियों के लिए, तो क्या तथ्य है, कौन से जनजाति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कहां पर स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो तथ्य उपलब्ध भी मुख्य सचिव अपने सबऑर्डिनेट से कहकर करवाएगा, है ना। विधानमंडल में उठने वाले प्रश्न को तैयार करना। अब जैसे कोई मंत्री भाषण दे रहा है, कोई दे रहा है, तो भाषण वो तो लिख के आएगा नहीं, है ना, सचिव ही करेगा, मुख्य सचिव करेगा, ये सभी चीजें होती है ना। मंत्रियों की विभागीय कार्य व्यवस्था का सहायता करना, सब काम प्रशासनिक इकाई ही कर रही है। इसलिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए आपकी एलिजिबिलिटी पूछी जाती है प्रशासनिक इकाई में या सिविल सर्विसेज में। प्रशासनिक समन्वय क्या है, अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, है ना, ताकि किसी विभाग का कोई विभाग से अटैच है ना, मतलब कि कोई ऐसी तथ्य है, कोई ऐसी पॉलिसी है जो दोनों विभाग से रिलेटेड होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी कौन करेगा, मुख्य सचिव करेगा। केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, योजना आयोग के साथ संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, निरीक्षण, नियंत्रण, समन्वय करना, बहुत बेसिक है सब कुछ, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा ऐसे ही है ना। प्रशासनिक तंत्र को सुचारू एवं कुशल तरीके से संचालित करना। राष्ट्रपति शासन है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लिखा गया है, इसको राष्ट्रीय शासन में कर दूंगा, राष्ट्रपति शासन कर दूंगा, है ना। राज्यपाल के निर्देश अनुसार काम करना, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में 356 के तहत फिर कार्य जो है राज्यपाल के तहत आता है, तो राज्यपाल को निर्देश अनुसार काम करना, जो राज्यपाल बोले। तो क्या मैं आपको बताऊं, इसमें सभी चीजें वही बातें हैं कि जो बेसिक्स शुरुआत में देखे हैं वही सब चीजें यहाँ पर है, ठीक है। सामग्री संग्रहण एवं विश्लेषण मतलब आवश्यक जानकारी एकत्रित कर उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद को प्रस्तुत करना, ये भी समझे अपन। विभाग के बीच में समन्वय, ये भी हम देख के आ चुके हैं, है ना। सूचना केंद्र की भूमिका मतलब राज्य शासन की क्षमता एवं आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु कौन है, मुख्य सचिव ही है, राज्य सचिवालय ही है। शासन के प्रत्येक तथ्य और सूचना से अवगत कराना कि कहां पर क्या तथ्य है, कहां पर स्वास्थ्य की कमी है, कहां पर जनसंख्या की कमी हो रही है, कहां पर योजना के कारण विफलताएं हो रही, सब कुछ काम इसको देखना है। अब मुख्य सचिव घर घर तो जाएगा नहीं, मुख्य सचिव मैदान पर बहुत ज्यादा तो जाएगा नहीं, सबऑर्डिनेट काम करेंगे उनके, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरदायी तो यही रहेगा ना, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट आके रिपोर्ट तो इनको ही करेंगे, है ना। मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से शासन को नियमित जानकारी देना, लेखा जोखा, हर साल रिपोर्ट्स आती है, तो किसी मंत्रालय की रिपोर्ट मंत्री तो जारी नहीं करेगा, है ना, प्रशासनिक इकाई पूरी जारी करेगी, फिर राज्य की पूरी मुख्य सचिव जारी करेंगे। इस प्रकार से
राज्य सचिवालय का काम होता है और राज्य सचिवालय हो गया पूर्ण रूप से खत्म। अभी हम आते हैं मुख्य सचिव पर। अब देखो, किसी राज्य सचिवालय का मुखिया कौन है? मुख्य सचिव। किसी राज्य सरकार का मुखिया कौन है? प्रशासनिक रूप से मुख्य सचिव है। अब जो राज्य सचिवालय करेगा या जो राज्य सचिवालय के कार्य है, वही कार्य तो मुख्य सचिव के भी हो जाएंगे ना, कोई अलग से तो काम करेगा नहीं। तो यहां पर भी जो हम कार्य, भूमिका, फलाना ढिमकाना, वर्क, सब कुछ देखेंगे वो वही है जो राज्य सचिवालय का है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो चलो इसका इतिहास देख लो। मुख्य सचिव, ये याद रखना है कि भारत में मुख्य सचिव जो है, इसकी अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही विकसित हुई थी। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली नाम के जो गवर्नर थे, इन्होंने सबसे पहली बार बंगाल में मुख्य सचिव का पद स्थापित किया और पहले व्यक्ति थे G.S. बार्लो। ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। शुरुआत में केंद्र स्तर पर ही लागू किया था, बाद में प्रांतों में भी, प्रांत मतलब इस समय के राज्य समझ लो आप, वहां पर भी लागू कर दिया। प्रश्न आ सकता है। तो बंगाल में सबसे पहली बार G.S. बार्लो नामक व्यक्ति मुख्य सचिव बने थे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1799 में पद स्थापित किया गया है ना। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या है, तो इसको भी आप समझ लो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव को राज्य का प्रशासन मुखिया बना दिया गया, जो आपको पता ही, अपन पढ़ के भी आ चुके हैं। 1973 में क्या कर दिया गया? प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सभी राज्य में इस पद को एकरूपता प्रदान कर दी गई। मतलब इससे पहले 1973 से पहले यूनिफाइड नहीं था, मतलब किसी राज्य में पावर कम थे, किसी राज्य में ज्यादा थे, इस प्रकार से। तो अब एक रूपता प्रदान कर दी गई। किसी राज्य का मुख्य सचिव हर राज्य का लगभग एक ही पावर जैसा रहेगा, है ना। और किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ या वरिष्ठतम सिविल सर्वेंट कौन होता है? एक मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है। परिचय की बात करें तो मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। राज्य सचिवालय में शीर्ष स्थान पर होता है। किसी राज्य का अगर हेड है तो सचिवालय का भी हेड है। सचिवालय के कुशल संचालन हेतु उत्तरदायी है ना। मुख्य सचिव को सचिवालय का किंग पिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सब कुछ काम करेगा। अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, नीति निर्माण में सहायता करना, इंप्लीमेंटेशन करना, सब कुछ, इसीलिए इसको किंग पिन कहा जाता है। मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। जैसे हर मंत्रालय का मंत्री जो है, उस मंत्रालय के सचिव का कौन है? राजनीतिक प्रमुख है। तो उसी प्रकार से किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा संबंधित राज्य के मुख्य सचिव का, है ना। कार्यकाल एवं नियुक्ति तो भैया वही है ना, निश्चित तो नहीं है, कभी ट्रांसफर हो जाएगा, कभी हट जाएंगे, इस प्रकार से। बस तो यहाँ पर यही बात है। भूमिका एवं उत्तरदायित्व, भूमिका एवं उत्तरदायित्व आप पढ़ लेना, क्योंकि राज्य सचिवालय की जो भूमिका है वही है ना। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार है। राज्य सचिवालय का अध्यक्ष होता है। सरकार के सभी विभागों का समन्वय करता है। मुख्यमंत्री की आंख और कान है। ठीक है। राज्य प्रशासन की सफलता मुख्य सचिव की कार्य कुशलता पर आधारित है। अब देखो, ये जो अभी अपन देख रहे हैं, ये आपके लिए आसान क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरुआत में बेसिक्स समझ लिए कि किसी राज्य का मंत्रालय और प्रशासनिक इकाई किस प्रकार से कोऑर्डिनेशंस करके राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के तहत इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी का निर्माण करती है। अगर वो 5 से 10 मिनट की बात आप समझ लिए हैं, ये सब आपके लिए आसान हो गया है, क्लियर है। बस वो तथ्य, ऐतिहासिक वाला संदर्भ ही आपको अलग से देखना है ना। अब ये छोड़ के नहीं जाना है। क्यों? मतलब आप ये सोचो कि अरे ये तो सब कुछ वही है, तो फिर ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि मुख्य सचिव से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य आने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग ही है, वैसा नहीं है जैसा सबको। ये तो हर टॉपिक ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह अपने को पृष्ठभूमि बांधने की आवश्यकता रहे। ये टॉपिक ऐसे ही सीधे सीधे नोट्स में से देख के पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो रिपीट कर रहा हूं कि वो शुरुआत के 10 मिनट देख लिए, है ना। तो इसको जल्दी जल्दी देख के मुख्य सचिव के तथ्यों पर आ जाओ। फिर कोरिलेशन से नाम तो अलग से याद करवाऊंगी इसे। 1973 के बाद मुख्य सचिव को राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक माना गया। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है
है ना, कि मुख्य सचिव के राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक जो है सिविल सर्वेंट 1973 के बाद ही माना गया, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसे भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा भी मिलता है और वेतन भत्ते भी प्राप्त होते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे राज्य का प्रथम नागरिक सेवक बोला जाता है, ये प्रश्न आ सकता है भैया ना, फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, संगठन में स्थिति क्या है, तो मुख्य सचिव राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक है, बार बार हो गई बात। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएडी जो होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो वो पूरे राज्य सरकार के लिए ही रहता है, तो उसका अध्यक्ष भी यही है, और राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होते ही होता है ना। अब मैं आपको भूमिका, कार्य एवं दायित्व बोल रहा हूं कि ये आप ही को पढ़ना है, बहुत सिंपल है, जो क्योंकि राज्य सचिवालय में अपन पढ़कर आ चुके हैं, तो यही एकदम सेम टू सेम काम रहेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि राज्य सचिवालय का जब मुखिया मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, और राज्य सचिवालय जो कार्य और भूमिका है जो करेगा, तो चीफ सेक्रेटरी वही, क्योंकि वही मुखिया है ना। तो मुख्य एवं मंत्री परिषद से संबंध, प्रशासनिक कार्य, लोक सेवाओं से संबंध, समन्वय, संचार, लगभग सब कुछ वही रहेगा। तो ये 2 पेज आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। और ये यहां पर मैं क्लियर कर दूं बात कि जो तथ्य है, ऐतिहासिक रूप वाले तथ्य है, पहली चीज तो ये, प्लस जो शुरुआत में समझाया वो उनको समझ लो, ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसमें से प्रश्न आसानी आएंगे, लेकिन शुरुआत वाली बात समझना है। अब मुख्य सचिव जो लिस्ट है 35 के 35, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। हो सकता है आप जो है आई बटन जो यहाँ पर आप कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट साइड में दिखेगी, वहां पर क्लिक करेंगे तो इसकी लिंक मिल जाए इस वीडियो की, जहां पर मैंने आगे अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड करके मैं जब डाल दूंगा तो आप लिंक पर क्लिक कर लेना, ऊपर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इनको याद कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन मुख्य सचिव से संबंधित कुछ तथ्य जरूर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्य सचिव कौन थे, HM कामत, है ना। यहां पर HS है तो HS ही आपको याद रखना है, इसको अपन सही कर लेंगे, HS कामत है। कार्यकाल सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे, तो 1 नवंबर 1956 से 24 नवंबर 1963, ये मैं आपको कोरिलेशन से वहां पर याद करवा दूंगा, है ना। अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बूच, याद रखिएगा। और निर्मला बूच के लिए फिर आपको कार्यकाल अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी महिला जो किसी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो उनका कार्यकाल आपको अवश्य पता होना चाहिए, और वो है यहां पर, है ना। कहां गई, इधर आएंगे, ये यहां आएगा निर्मला बूच, है ना। 91 से 93, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 91 से 93। अब देखो यहां पर 35 लिखा हुआ है, मतलब 35 के 35 मुख्य सचिव नहीं है, क्योंकि यहां पर नरहुन्ना जो है ये 2 बार बने हैं, तो ये भी आपको जो क्लियर करना है वो मुख्य सचिव वाले लेक्चर में ही मैं आपको करूंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको टॉपिक तभी समझना है ना। तो कार्यकाल इनका बिल्कुल पूछा जा सकता है। निर्मला बूच का कार्यकाल है 91 से लेकर 93, 1993 तक, अवश्य रूप से पूछा जा सकता है। कौन सी नंबर की मुख्य सचिव थी ये, तो वो मैं आपको वहां पर दूसरे लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी हाल ही में द्वितीय महिला मुख्य सचिव बनी थी, अब मतलब हट भी गई है, इनका नाम था वीरा राणा, और ये क्रम संख्या 34वीं है। मतलब अगर हम एक व्यक्ति ने जो 2 बार पद ग्रहण किया है उसको भी देखते हुए चले तो फिर 34वीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन सी थी तो वो अपन बाद में ही देखेंगे, है ना। तो ये बात भी आपको मैं तभी क्लियर करूंगा। और अनुराग जैन जो है ये वर्तमान में है, कौन से नंबर के मुख्य सचिव है, 35वें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं ये आपको वहीं पता चलेगा, और जो मैं बोल रहा हूं ना वहां पता चलेगा, प्रश्न वहां से अवश्य आ जाएंगे, है ना। और इन्होंने कब कार्यभार ग्रहण किया, 3 अक्टूबर 2024, यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना, एग्जाम से पहले एक बार अपडेट भी करते चलना है इसको।
ठीक, तो क्या क्या आ सकता है यहां से रिपीट कर रहा हूं। प्रथम व्यक्ति कौन थे, इनका कार्यकाल। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बूच, इनका कार्यकाल 91-93। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कौन सी थी, संख्या के रूप में कौन सी है, ये वीरा राणा 23-24 लिखा ही है। व्यक्तिगत रूप से और संख्या के रूप में कौन, दोनों आ सकता है। और इनका तो रट के ही जाना, 3 अक्टूबर 2024 सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से कौन से है उस लेक्चर में देखेंगे, 35वें क्रम में ये है। ठीक है, ये आपको लगभग लगभग कहीं भी नहीं मिलेगा, मैंने आपके लिए डाल दिया है। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्य सचिव कौन थे, तो वो है HS कामत, जो सबसे पहले व्यक्ति है। कुल 7 माह 23 दिन तक इन्होंने अवधि पद पर रहे थे। याद करने की आपको आवश्यकता इसकी नहीं है। सबसे पहले वाले व्यक्ति सबसे लंबे समय तक रहेंगे, है ना। पहले मुख्य सचिव थे ये, अब तक पूरे 35 मुख्य सचिव में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से ये याद रखो। श्री गोपाल रेड्डी ये सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव थे। 16 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक ही रहे थे, केवल और केवल 9 दिन। अब ये कौन से नंबर के थे, कौन सी संख्या थे, जहां पर विशेषता है ना, वो विशेषता वालों का कार्यकाल आपको अवश्य याद रखना है। जैसे भारत मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त R परशुराम भी मुख्य सचिव रहे हैं, उनका कार्यकाल, उनकी संख्या पूछ ली जाएगी। सबसे कम वाले की संख्या, सबसे ज्यादा वाले की संख्या पूछ ली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, केवल और केवल 9 दिन, अवश्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये है संचालनालय और निदेशालय, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, पढ़ लीजिएगा। जो मैंने शुरुआत में बताया है वही है। चलिए भैया, तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बोरिंग है, कुछ कर नहीं सकते ऐसे टॉपिक का। हर एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो ऐसा भी नहीं रहता है, लेकिन प्रश्न आ सकते हैं। तो 2 तरीके से काम यहाँ पर हुए हैं, तथ्यात्मक रूप से और बेसिक्स के साथ वही चीजें डिटेल में है जो थी। ठीक, अगला लेक्चर जो कि मैंने आपको बताया मुख्य सचिवालय का, आपको मुख्य सचिवों का कोरिलेशन से मिल ही जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।